Hello, friends, welcome to Rise Up. Today we are going to learn the first chapter of class 9th history, that is the French Revolution. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेते हैं. So, chapter 1 is on the French Revolution. Today we often take the ideas of liberty, freedom, and equality for granted. But we need to remind ourselves that these ideas also have a history. By looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. The French Revolution led to the end of monarchy in France. A society based on privileges gave way to a new system of governance. So, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड वी नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. तो आप किसी भी डेमोक्रेसी में जाइए, आपको बेसिक जो चीज़ें मिलेंगी दैट इज़ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी. बट वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. इस बेसिक चीज़ों को लाने के लिए जो लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट वी एंजॉय टुडे इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको लाने के लिए बहुत से रिवोल्ट्स हुए, बहुत रेवोल्यूशन हुआ और बहुत ब्लडशेड भी हुआ है. नाउ ऑल्सो लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, दीज आर द बेसिक्स फॉर एनी डेमोक्रेटिक country or any democracy except some like China. उनकी बात नहीं करें तो countries like India, यहाँ पे आपको लिबर्टी है, प्रेस की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, फ्रीडम भी है, इक्वालिटी है कि आप वोट देने चाहिए, आपका वोट आपसे किसी रिच का वोट, अगर आप 18+ है एवरीवन इज़ इक्वल. बात सिर्फ इक्वालिटी की वहीं पे नहीं है. मानता हूँ कि सिर्फ वोट के अलावा और कहीं पे इक्वालिटी है नहीं, बट बुकिश लैंग्वेज है. सो इक्वालिटी फ्रांस के टाइम पे 1789, मतलब उस टाइम पे ओल्ड रेजाइम और उसके बाद भी फ्रेंच रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ तब तक इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी. फ्रांस 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट. और जो थर्ड स्टेट थी दैट वाज द मोस्ट लाइक प्रेस्ड डाउन स्टेट, जिसको सबसे दबाया गया था, दैट वाज द थर्ड स्टेट. सारे टैक्सेस, सारे जुल्म और सब कुछ उन्हीं के ऊपर किया जाता था एक्चुअली. सो फर्स्ट स्टेज क्लर्जी नोबिलिटी था. ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में, इसी चैप्टर में आगे आपको बताऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड विथ मी टू द एंड. ओके, द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का मेन पर्पस था to establish a constitutional monarchy in France. But as the time passed, लोगों को पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से भी काम नहीं चलने वाला है. सो फाइनली फ्रांस बिकेम अ डेमोक्रेसी. लेकिन लोग चाहते नहीं थे उसको डेमोक्रेसी बनाना. नेवर एंड नो वन एंटिसिपेटेड दैट फ्रांस विल वन डे बिकम अ डेमोक्रेसी. उनका मेन पर्पस था कि सबको इक्वल राइट्स मिल जाए एंड दैट्स ऑल. हमारे ऊपर एक किंग रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब बराबर हो. नाउ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अनाउंस्ड द कमिंग ऑफ अ न्यू टाइम. द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ये एक मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का बना था रेवोल्यूशन के टाइम पे. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मतलब नेशनलिज्म इन यूरोप जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पेंटिंग है, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है. क्लास 10th का ये एक चैप्टर है, उसमें भी राइट्स ऑफ मैन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंडर आता है. मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लेफ्ट हैंड में दिखाया गया है. सो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन ये एक चार्टर था विच लिस्टेड ऑल द राइट्स ऑफ मैन. जैसे चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है. सो द आइडियाज दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट्स एंड कुड क्लेम इक्वालिटी बिकेम पार्ट ऑफ अ न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स. तो जैसे अगर अभी भी हम देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स में होता है कि सब बराबर है, सब वही जो मैंने आपको बताया कि वोट के लाइन पे सब बराबर होते हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है.
और जहाँ पे लोग मेजोरिटी में हैं उनको तो कुछ एक्स्ट्रा ही ट्रीटमेंट मिलता है. सो द आइडिया दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैड राइट एंड कुड क्लेम इक्वालिटी, ये बेसिकली कहाँ से आया? ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से. क्योंकि मेन जो देखा जाता है इन जो फ्रांस में ही कनेक्ट किया जाता है लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी को, क्योंकि माना जाता है कि ये सारी जो फीलिंग्स है, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, ये वहीं के लोगों ने रिवोल्ट करके लिए, और इसी के बेसिस पे बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया है. इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे. Now, the idea that all individuals had right and could claim equality became part of a new language of politics. Politics में इसका usually use होता ही है. These notions of equality and freedom emerged as the central ideas of a new age. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने ये जो बेसिक्स थे जो फ्रांस में डेवलप हुए, फ्रांस के लोगों ने इनको अडॉप्ट किया, वो एक न्यू एज में सेंट्रल आइडिया बन के रह गया. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया न्यू एजेस में, बट इन डिफरेंट कंट्रीज़ दे वर री इंटरप्रेटेड. मतलब हर कंट्री में इसको अलग तरीके से लिया गया. अब हम चाइना की बात करें तो चाइना अपने आप को एक डेमोक्रेसी बताता है, बट उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा. यू गाइस मे नो इट बेटर देन मी. तो उसको छोड़ के, एक्सेप्ट लिविंग चाइना एज एन एक्सेप्शन, मोस्टली कंट्रीज़ लाइक इंडिया और हमारे जो यूएस है, इन लोगों ने इक्वालिटी एंड फ्रीडम दी. इक्वालिटी एंड फ्रीडम इन लोगों ने अपने सिटीजन्स को दी, लिबर्टी दी कि आप के पास फ्रीडम है बोलने का, एजुकेशन का, रिलीजन का, घूमने का. आप अपनी कंट्री में कहीं घूम सकते हैं, आप अपनी कंट्री से बाहर घूम सकती है, प्रोवाइडेड कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वो आपको अलाउ कर दे इन फॉर्म ऑफ अ वीज़ा. तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. सो मेन पर्पस क्या है मेरा ये बताने का कि जो मेन डेमोक्रेसी है आज की, वो बनी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के उन आइडियाज़ पे जो वहाँ के लोगों ने लड़ झगड़ के बनाए, अपने ले लिए. और ये बेसिकली किसके वजह से हुआ? उन कुछ राइट्स के वजह से जो कुछ लोगों को बचपन से मिलते थे और कुछ लोगों को तो कभी ज़िंदगी भर नहीं मिले. आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेट एंड फर्स्ट स्टेट. ये मैं आपको बताऊंगा अभी इसी चैप्टर में, सो स्टे ट्यून्ड विद मी. नाउ द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स इन इंडिया एंड चाइना, Africa and South America produced ideas that were innovative and original, but they spoke in a language that gained currency only from the late 18th century. इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन लोगों ने जो कॉलोनियल मूवमेंट किए, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो गांधी एरा जो हमारा है, जहाँ पे मोस्टली मूवमेंट्स हुए दैट लेड टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, दैट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो उसमें क्या चाहिए था हमें? वी वॉन्टेड फ्रीडम, वी वॉन्टेड लिबर्टी, वी वॉन्टेड इक्वालिटी. हमें जैसे ही ब्रिटिशर्स को जॉब्स मिलती थी हाई पोस्ट की, वैसे ही इंडियंस को चाहिए थी. जैसे ही मतलब ब्रिटिशर्स को ट्रीट किया जाता था जगहों पे, वैसे ही वो लोग चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि हमें भी ट्रीट किया जाए. सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये मूवमेंट्स का भी पार्ट रहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज a big milestone in humanity, in human history. अगर मैं कहूँ जो चेंज कर दिया जिसने पूरी हिस्ट्री को. Now we'll move towards our chapter. Now the French Revolution. Let's start this. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. अब जाते के साथ ही पहले ही एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन में दे दिया कि जो फ्रांस था वो पूरी तरीके से रिवोल्ट के अंडर था. लोगों ने रिवोल्ट किया हुआ था, जैसे हमारे किसान भाइयों ने किया था. अब कंडीशन सेम थी, हमारे किसान भाइयों की भी कंडीशन सेम थी और इनकी भी कंडीशन सेम है. द बेसिक एसेंशियल्स जो ज़रूरी थे एक आदमी को जीने के लिए, वो उनसे छीन लिए जा रहे थे. वो ही नहीं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी डाला जा रहा था. अब जैसे 3 लॉज जो हमारे फार्मर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए और उन्होंने रिवोल्ट करके उनके अगेंस्ट, मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट किया. सेम वे जो
हमारे फ्रांस के भाई बहन हैं, फ्रांस के उस टाइम के लोगों ने भी रिवोल्ट किया, लेकिन ये रिवोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा वायलेंट था और थोड़ा सा वाइड स्प्रेड था, क्योंकि इसके वजह से जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो उनकी डेली ब्रेड थी, एंड डेली ब्रेड में मतलब मैं एक्चुअली ब्रेड बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रेड वॉज द बेसिक एंड एसेंशियल फूड, मतलब न्यूट्रिशन थिंग फॉर द पीपल इन फ्रांस एट दैट टाइम। क्योंकि उस समय फ्रांस के लोग, जो गरीब लोग थे, वो ब्रेड पे ज़िंदा रहते थे, और ब्रेड के प्राइसेस ही बढ़ गए। वो भी कैसे बढ़े वो भी हम बताएंगे। So on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो ये तो अपना जनरल डायर वाला केस लग रहा है देखने में। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो 7,000 कुछ 7,000 मेल्स और वुमेन, ये लोग टाउन हॉल के सामने आ गए। टाउन हॉल उस टाइम का एक बड़ा सा मतलब हॉल टाइप का होता था, जहाँ पे सब लोग आके मीटिंग करते थे। लोगों के मतलब किंग्स के पास, अपना किंग के पास जाते थे और अपने जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सुनाते थे। किंग्स मानता था नहीं मानता था वो तो नहीं गिवन है चैप्टर में। नाउ दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। मतलब इस बार तो पूरा क्रोधित हो चुके थे, जो वहाँ के लोग थे बहुत गुस्से में थे, मतलब मिल जाए कुछ मारने के लिए, ऐसा हो गया था उनका केस। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. ये मार्क कर लो, 3 बार 4 बार, जितनी बार मार्क कर सकते हो उतनी बार कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट एग्ज़ाम में आता ही आता है, अगर नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये जो बेस्टाइल है, दिस शोड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब मान लो तुम्हें कोई आदमी नहीं पसंद और उसकी कोई बहुत फेवरेट चीज़ तुम्हें दिख जाए और तुम लोग जाने दुश्मन हो, तो क्या तुम उसको छोड़ोगे? नॉट एट ऑल। वैसे ही ये बेस्टाइल जो था, ये किंग की डिस्पोटिक पावर को शो करता था, क्योंकि जब भी कुछ भी होता था तो वो प्रिजनर्स को यहाँ रख के रख देता था। लाइक इट टीज देम, कि उनको लगता था कि किंग अपनी डिस्पोटिक पावर इससे शो करता है, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में गए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस, मतलब सिटी यहाँ पे पेरिस ही है। स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, ये फोर्ट्रेस प्रिजन था, मतलब जैसे अगर तुम्हें याद हो तो हमारे महाराणा प्रताप को भी जैसे एक फोर्ट्रेस प्रिजन में रखा गया था। तो ये फोर्ट्रेस प्रिजन एक टाइप का फोर्ट का ही होता है, लेकिन उसमें प्रिजन बनाए हुए होते हैं, मतलब वहाँ पे कैदियों को रखते हैं। प्रिजन तो तुम्हें पता ही होगा, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना। द बेस्टाइल, ऑलराइट, वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। नाउ इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड। अब कमांडर को मार दिया बेस्टाइल के, एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, और प्रिजनर्स को छुड़ा दिया। हालांकि सिर्फ 7 ही थे, यहाँ लिखा है ओनली 7 ऑफ देम। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। किसी को बेस्टाइल पसंद नहीं था, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ मैं। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब मान लो कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हुई, मान लो कि इंडिया ने एक और बार वर्ल्ड कप जीता, जो मतलब धोनी जी के टाइम पे जीता था, कैप्टन कूल के टाइम पे। अगर फिर वो इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है और उसके कोई भी चीज़, मान लो क्रिकेट बॉल, मतलब वहाँ पे यूज़ किया हुआ बैट, विकेट, इनफैक्ट अगर किसी के टी शर्ट ही मिल जाए तो उसको सुविनियर के टाइप पे रखा जाएगा। हमारे कप को ही एज अ सुविनियर, तो कप क्या होता है? एज अ सुविनियर होता है कि आपने इस टाइम पे ये जीता था, आपको ये सुविनियर दिया जाता है। तो वैसे ही ये बहुत
बड़ा अचीवमेंट था वहाँ के लोगों के लिए कि उन्होंने बैस्टाइल को तोड़ा है, विच शोड द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो उन्होंने उसके फ्रैगमेंट्स को एज अ सुविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन मार्केट्स में बेच दिया और अपने पास रख लिया ऑब्वियसली। द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। गाँव में, पेरिस में हर जगह लड़ाई, राइट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सब हो रहा है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब यही मैंने आपको बताया कि ब्रेड वहाँ का एसेंशियल चीज़ था। हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, अब मान लो जैसे हमारा अभी पेट्रोल का हाई प्राइस हुआ हुआ है, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मान लो 200 पहुंच जाए तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर ब्रेड का प्राइस, मान लो ब्रेड इज इक्वल टू पेट्रोल, ब्रेड इज इक्वल टू पेट्रोल, पेट एंड अ रोल, ऑलराइट। सो इसके प्राइस अभी चल रहे हैं 100, ठीक है। अब मान लो ये हो जाए 200, होगा नहीं, भगवान से दुआ करो, लेकिन जस्ट इन केस ये 200 पहुंच जाते हैं, देन वोंट यू प्रोटेस्ट? Obviously, any person who use a vehicle, even those government officials who travel by bus or use public vehicles, सब protest करेंगे cause giving rupees 200 is a lot of amount for 1 liter। वैसे ही पेट्रोल के जगह उस समय पेट्रोल तो था नहीं, उस समय था ब्रेड। फ्रांस के गरीब लोगों के लिए ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था, खाएंगे नहीं जिएंगे कैसे। तो ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गया। अब ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, इसके वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब अभी के हिस्टोरियंस व्हेन दे लुक back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen। अब अभी के जो हिस्टोरियंस देखते हैं तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को, इस पार्ट को 14 जुलाई 1789 को ये जो स्टार्ट हुआ, इसको ऐसा मानते हैं कि जैसे यहाँ से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गया जिसने फाइनली किंग को ही मरवा दिया। अब जैसे चेन रिएक्शन होता है ना, यहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ, वहाँ ब्लास्ट हुआ, वैसे ही यहाँ प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ प्रोटेस्ट हुआ, से धीरे 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 एंगर बढ़ता गया, बढ़ता गया। प्रोटेस्ट का साइज, द ह्यूजनेस ऑफ दैट प्रोटेस्ट इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, विच अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। अब ये बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आप एक कंट्री में हैं जैसे कि दुबई, और धीरे धीरे वहाँ के लोगों में प्रोटेस्ट होते जाए, होते जाए, होते जाए, और किसी दिन मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। कितनी बड़ी बात होगी कि एक देश के एक रूलर को ही एग्जीक्यूट कर दिया जाए। वैसे ही यहाँ पे हमारे जो फ्रांस के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करते 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 ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि फाइनली किंग को ही भागना पड़ गया। भागना क्या, मरना ही पड़ गया। गुलेटिन कर दिया गया था उसको। गुलेटिन एक डिवाइस है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे। सो पार्ट 1 शुरू करते हैं। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, इसको याद रखो। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France। 1774 में ये लुइस 16 नाम के राजकुमार जी ने, जो बर्बन फैमिली का था, उन्होंने थ्रोन असेंड किया। एंड 20 इयर्स की जब उम्र थी उनकी, उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से विवाह संपन्न करा दिया। अब तो ये तो हो गया। अब मैरी एंटोइनेट के बारे में एक खास बात कही जाती है, बड़ी खर्चीली थी, बड़ी खर्चीली थी। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, एक्स्ट्रावेगेंट प्रिंसेस, सब एक्स्ट्रावेगेंट। लुइस 16 ने सब कुछ महंगा रखा था। तो उसके बाद सब कुछ तो खर्चीला था ही। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। इसका रीज़न है
Long years of war had drained the financial resources of France. बहुत लंबी वॉर्स पहले ही चल रही थी फ्रांस में, जिसके वजह से जो ट्रेजर था वो एकदम ख़त्म हो चुका था. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. अब मैंने जैसे बताया एक्स्ट्रावेगेंट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस रखी थी, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट भी रखा था, अभी तो बहुत कुछ आएगा एक्स्ट्रावेगेंट. At the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped 13 American colonies to gain their independence. अब मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम्हारा दोस्त खतरे में है और तुम उधार लेके जाते हो उसकी मदद करने के लिए, तो या तो बेवकूफ़ कहीं रहोगे या दानवीर कहीं रहोगे. तो लुइस 16 को देख लो क्या कहना है, क्योंकि लुइस 16 के पास खुद पैसे नहीं थे और वो $1 बिलियन, 1 बिलियन लिव्स, डॉलर बोलना सही नहीं होगा, 1 बिलियन लिव्स का वॉर लोन लेके क्या करने गया, अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने, किससे, ब्रिटेन से. अब मान लो तुम्हारी किसी से जानी दुश्मनी है और किसी और को तुम्हें उससे बचाना है, तो तुम तो भिड़ोगे, ऑब्वियस ही बात है. वैसे ही फ्रांस भिड़ गया ब्रिटेन से, उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को बचा लिया. अब उसके हीरो बनने के चक्कर में क्या हुआ, द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन टू अ डेट दैट हैड ऑलरेडी रिजन टू मोर देन $2 बिलियन. मतलब 1 बिलियन लिव्र पहले लोन था और एक और $1 बिलियन वॉर की वजह से ऐड हो गया, तो टोटल कितना हुआ, गलत लगाओ, $2 बिलियन. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. Now, अभी के टाइम पे नॉर्मल पीपल लोन लेते हैं, नॉर्मल लेंडर्स लोन दे भी देते हैं, कोई कंट्री को तो लोन देता नहीं, अभी तो सारी बैंक्स ही लोन देते हैं. पहले के समय क्या होता था, लेंडर्स ये पूरी कंट्री को ही लोन देते थे, इतना पैसा होता था, बहुत पैसा, बिग ह्यूज लेंडर्स. अभी के मतलब बहुत बड़े बड़े लोग से भी बहुत ज़्यादा अमीर, अपने अगस्टस सीजर को ही देख लो, $1 ट्रिलियन से पता नहीं कितना ही ज़्यादा रखते थे, और भी बहुत अमीर अमीर लोग हुए हैं. तो ये लोग स्टेट को ही क्रेडिट देते थे और ये लोग इंटरेस्ट भी लेते थे, तो ये इंटरेस्ट बढ़ के इन्होंने कर दिया 10%. इसका मतलब मान लो अगर स्टेट ने उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं, तो 10 लाख का कितना इंटरेस्ट होता है, 10 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख रुपए. तो 10 लाख में 1 लाख रुपए उनको वापस करना पड़ता था एज इंटरेस्ट, जस्ट एज इंटरेस्ट. कितना बड़ा अमाउंट है. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. तो ऑलमोस्ट सारा पैसा तो बजट जितना भी था उनका इंटरेस्ट पेमेंट्स में निकल जाता था. अब 10 लाख लेके 1 लाख दोगे तो 1 बिलियन लिव्स का कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 100 मिलियन लिव्स है ना. तो ये टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज, अब देखो फिर एक रेगुलर एक्सपेंसेस आ गया, कोर्ट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स और यूनिवर्सिटीज़. तो इसके वजह से फाइनली जाके हम बात करेंगे, द स्टेट वॉज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस. ये टैक्सेस शब्द से किसी भी भारतवासी को प्रेम नहीं है. हाँ, इनकम पे 30% टैक्स लगता है और वही तो किसी को पसंद नहीं है ना. येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, मतलब इसने भी उनको सफाइस नहीं किया, पूरा लोन वो फिर भी नहीं भर पा रहे थे. फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. जैसा मैं आपको बता रहा था कि फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस. अब मान लेते हैं कि ये 3 स्टेट्स हैं. हाँ, ये है क्लर्जी फर्स्ट स्टेट, नोबिलिटी सेकंड स्टेट, और ये बाकी लोग यहाँ से यहाँ तक. हाँ, तो ये लोग आते हैं थर्ड स्टेट में, ये जिनको मैंने प्यार से कलर किया ही आते हैं सेकंड स्टेट में,
और ये फर्स्ट स्टेट में। तो इनको तो देना नहीं है लोन और टैक्स, कुछ नहीं देना वैसे तो इनको, इनको भी नहीं देना। इनको देना है तो इनके लिए तो बड़ा आसान है, ऊपर वालों के लिए देना इनके लिए ठीक है, चल जाता है, नो ज़ीरो मार्जिन पे वर्क करते हैं ये लोग। दीज दिस ग्रुप वॉज द मोस्ट इफेक्टेड ग्रुप, मतलब इनके लिए जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो रहा था इतने टैक्सेस के साथ। अगर मान लेते हैं कि ये लोग 100 लिव्स भी कमाते होंगे मंथली और उसमें से इनको 60 लिव्स टैक्स देना पड़े, तो 40 लिव्स में तो इनका होगा नहीं कुछ। आई एम श्योर अबाउट दैट। 40 लिव्स में तो जी नहीं पाएंगे, एंड दैट इज़ ऑल्सो फॉर अ मंथ। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से इनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया कि ये लोग क्यों नहीं, ये और ये लोग क्यों नहीं देंगे टैक्स। ऐसा इनके अंदर क्या है कि ये टैक्स नहीं देंगे और हम लोग टैक्स देंगे। इसी के वजह से फ्यूडल प्रिविलेजेस, बर्थ प्रिविलेजेस, सारी चीज़ों के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया। नाउ द सोसाइटीज of estates was part of a feudal system that dated back to the Middle Ages. The old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. ये एक important term है, you must remember this for exam point of view, because old regime के बारे में पूछा भी जाता है बहुत बार। In figure 2 shows how the system, ये बता दिया मैंने आपको। Peasants made up of 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivate. ज़्यादातर peasants थे लेकिन सबके पास लैंड नहीं थी अपनी। ज़्यादातर लोग दूसरी की लैंड पे, जैसे आज एग्रीकल्चर लेबर है वैसे ही उस टाइम पे स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे, वो दूसरे के लैंड पे कल्टीवेशन करते थे। About 60% of the land was owned by nobles, the church, and other rich members of the third state. इनके इनके द्वारा, ये जितने लोग हैं इनके द्वारा यूजुअली सारी मतलब जितनी भी लैंड थी वो ओन की जाती थी। तो इनके अंडर ये लोग यूजुअली काम करते थे, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, स्मॉल पीसेंट्स, क्योंकि इनके पास लैंड थी नहीं। तो ये लोग इनके लैंड पे वर्क करते थे, ये बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स इनके लैंड पे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, राइट, द चर्च एंड अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट्स। अब द members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला, enjoyed certain privileges by birth। इसी के अगेंस्ट रिवोल्ट बहुत छिड़ा, ज़्यादातर रिवोल्ट इसके फ्यूडल सिस्टम और टैक्स के ऊपर ही मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस है। The most important of these was exemption from paying taxes to the state. The nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army, or to participate in building roads. तो जो नोबल्स थे वो उनके अंदर, ये जो पीजेंट्स थे उनको उनके घर पे भी काम करना होता था और इन द आर्मी में भी सर्व करना होता था और रोड्स बनाने में, मतलब ये सब काम में भी उनको काम करना पड़ता था यूजुअली। ठीक है। सो द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर कॉल्ड टिथिस फ्रॉम पीजेंट्स। जो चर्च थी वो भी एक काइंड ऑफ टैक्स लेती थी पीजेंट्स से, चर्च टैक्स लेती थी पीजेंट से। और फाइनली ऑल द मेंबर, इस टैक्स को क्या कहा जाता था, टिथस, फ्रॉम द पीजेंट्स, एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। सो ये एक टिथस टैक्स तो ये चर्च को देना ही पड़ता था, और जो सारे थर्ड स्टेट के लोग थे उनको एक डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था, दैट वॉज टेल।
ये देते थे वो लोग स्टेट को, ठीक है। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेवीड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, मतलब टैक्स ही टैक्स देना है, टैक्स खत्म ही नहीं हो रहे। टिथर्स देना है, टेल देना है, और ये सॉल्ट और टोबैको पे टैक्स देना है, एवरीडे कंजम्पशन वाली चीज़ों पे इन पे भी इनको टैक्स देना है। और यहाँ टैक्स तो इसने बढ़ाया था ही, ये लुइस 16 ने, ठीक है। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, ये कि सिर्फ थर्ड स्टेट ही थी जो टैक्सेस देती थी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट टैक्सेस नहीं देते थे। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर का नेम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये गिवन है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। अब इसमें क्या बताया चाहे, मैं बेसिक एसेंस बता देता हूँ कि यहाँ पे बताया है कि लैंडलॉर्ड्स जो थे वो जो पीजेंट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल उनको कोई फिक्र नहीं थी पीजेंट्स के बारे में। वो लोग मस्त रहते थे, कोई टेंशन नहीं है कि वो जी रहा है, वो मर रहा है, किस कंडीशन में है। उनको बस इससे मतलब था कि उनके टैक्सेस आ रहे हैं कि नहीं, उनका घर में पैसा खाना ये सब भर रहा है कि नहीं। दैट वॉज द मेन दैट इज़ द मेन थिंग वॉट द आर्टिस्ट वॉन्ट्स टू शो हेयर। नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे आते हैं एक क्राइसिस के बारे में। एक क्राइसिस थी जो फ्रांस में आई, ऑलराइट। सो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। ये एक important part है, you must remember this। This led to a rapid increase in the demand for food grains। अब 23 मिलियन थी 1715 में, 28 मिलियन हो गए 1789 में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 74 ईयर्स में, है ना, 74 ईयर, हाँ, 74 ईयर्स में 5 मिलियन लोगों के पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई। इतनी जल्दी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई तो जो प्रोडक्शन था ग्रेन्स का वो इतनी जल्दी तो नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ पे जैसे हम देखेंगे मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, ज़्यादातर वर्कर्स जो थे लेबरर्स के तौर पे वर्कशॉप्स में एम्प्लॉयड थे, उनको वेजेस मिलती थी और वेजेस उनकी फिक्स थी। वेजेस नहीं बढ़ रही, यहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं बढ़ रहा है। अब मान लो कि कोई भी चीज़ है जिसकी रेयरिटी जितनी बढ़ती जाती है, जितना वो चीज़ रेयर होता जाएगा उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कॉस्ट उतनी ही बढ़ेगी, ऑलराइट। सो रेयरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ती ही जाएगी, जितना वो रेयर होगा उतना कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे ग्रेन्स बहुत कम होने लग गए। पहले ग्रेन्स आराम से मिलते थे, अब पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्रेन्स उतना ही है, तो ग्रेन्स पर आदमी कम हो गया, तो उसके वजह से ग्रेन्स बढ़ने लगे। ग्रेन्स का प्राइस बढ़ा तो ग्रेन्स से बनता है ब्रेड, ऑलराइट। हाँ, ग्रेन से बनता है ब्रेड, ग्रेन्स की प्राइस बढ़ गई तो ब्रेड की प्राइस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और ब्रेड था इन लोगों का स्टेबल डाइट, ठीक। तो इसके वजह से क्या हुआ, इसकी प्राइस बढ़ गई, ये लोग एम्प्लॉयड थे, इनकी वेजेस थी फिक्स, तो ये लोग इससे मतलब इनकी वेजेस बढ़ी नहीं, इसके वजह से खाना मुश्किल हो गया। और जब खाना पानी ये सब की क्राइसिस आए उसको कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस उसको कहते हैं, यहाँ पे गिवन भी है हमारे पास, subsistence crisis an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। So at that time you can think if like उस समय खाना जो बेसिक है, आजकल के बच्चों को तो इनफैक्ट मुझे भी ये नहीं पता टचवुड की खाने की प्रॉब्लम क्या होती है। अगर मान लीजिए आप उस टाइम पे बॉर्न होते 1789 के टाइम पे फ्रांस में, तो आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास पहनने को नहीं है, आपके पास पीने के लिए मतलब बढ़िया पानी नहीं है। तो बेसिक एसेंशियल चीज़ें जहाँ पे एंडेंजर हो जाए उस
उस क्राइसिस को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. और ये जो था, ये हार्वेस्ट जो होता था, क्रॉप्स जो हार्वेस्ट होती थी, वो ड्रॉट और हेल की वजह से तो और ही बेकार हो जाती थी. अगर ड्रॉट और हेल कभी आ जाए और हार्वेस्ट कम हो जाए तो उस साल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता था. और ये कोई ऐसा नहीं था कि नई बात थी. दैट दिस अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजाइम, मतलब ये बहुत आम बात थी उस समय के लोगों के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस. ऑलराइट, तो अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब ये मिडिल क्लास क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं. तो मिडिल क्लास बीच में एक टाइम आया, एक सोशल ग्रुप बना जो प्रॉस्परस भी था और एजुकेटेड भी था. एजुकेटेड में मैं कहूँगा नॉलेजेबल, लिटरेट ही नहीं था, नॉलेजेबल था. अब नॉलेजेबल और लिटरेट के बीच में आप पूछेंगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं. तो देखिए, मान लीजिए हम लेते हैं अपने फुनसुक वांगडू जी को. फुनसुक वांगडू जी मतलब सामंतदास सोमरदास छाछड़, जो भी उनका नेम था, इतना लंबा मुझे नेम याद नहीं है. जो हमारे फुनसुक वांगडू जी हैं वो नॉलेजेबल थे. ऑलराइट, और हम लेते हैं अपने थुचुक थुचुक को, दैट इज़ आर साइलेंसर. वो लिटरेट था. अब नॉलेजेबल मतलब एक व्यू है उनके पास लाइफ को देखने का, मतलब एक ह्यूमैनिटी का जो सेंस होता है वो उनके अंदर था मिडिल क्लास के पास. लेकिन जैसे हमारे साइलेंसर साहब थे, वो लाइफ के बारे में नहीं जानते थे. वो बस जानते थे कि सक्सेस चाहिए थी, सक्सेस 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 चाहिए, सक्सेस ले ली. लेकिन हमारे जो फुनसुक वांगडू जी थे वो पीछे भागते थे नॉलेज के. नॉलेज मतलब वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. साइलेंसर जाके एक फॉरेन फर्म में ज्वाइन हो गया, जो किसके पीछे पड़ा, उसके पीछे मतलब हमारे फुनसुक वांगडू जी के पीछे, जो किसी फर्म को ज्वाइन नहीं किया था. उन्होंने अपना एक नेचर में लद्दाख या तिब्बत कहीं वहाँ जाके सेटल हुए, बच्चों को पढ़ाया. एक ह्यूमैनिटी डेवलप हुई उनके अंदर, एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कि हाँ मुझे एक अच्छा काम करना है, एक अच्छा आदमी बनना है. ठीक है, तो ये होता है नॉलेज होना. लिटरेट होना मतलब कि डिग्रीज है, डिग्रीज बहुत है और आदमी को जीने की कला नहीं है, सो दैट इज़ लिटरेट होना. तो ये मिडिल क्लास के जो लोग थे, ये लोग नॉलेजेबल थे. ये लोग मानते थे कि पीजेंट्स हो, कोई भी आदमी हो, इफ़ ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, वी बोथ मस्ट बी इक्वल. ठीक है, भगवान ने ऐसे कुछ सेपरेशन बनाया नहीं था ऊपर से. ऑलराइट, कि ये नोबिलिटी और क्लर्जी वाले ऊपर होंगे, ये मिडिल क्लास पीजेंट्स हैं, इनको नीचे रखो, इनका कोई काम धंधा है नहीं, हमारे नीचे वर्क करेंगे. मिडिल क्लास वाले लोगों को ये पता था कि एवरीवन इज इक्वल, और इनको कोई दिक्कत नहीं थी पैसे वैसे की. ये लोग अपनी ज़िंदगी आराम से टैक्सेस वैक्सेस दे के आराम से अपनी ज़िंदगी में रह सकते थे. ऑलराइट, बट इन्होंने सोचा, इन ऐसा मतलब जैसे मैं बताया था नॉलेजेबल लोग, इन्होंने सोचा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, वाई आर देयर सो मच एक्सप्लॉयटेशंस डन बाय द हायर क्लास टू दिस लोअर क्लास पीपल. मतलब लोअर क्लास नहीं, उस टाइम पे लोअर क्लास ही थी. सो इसी के बारे में हम बात करेंगे. इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजेस टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स. अब मान लीजिए एक बैल है, उसके पास बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, वो चाहे तो किसी को भी ख़त्म कर सकता है, बट उसको एक डायरेक्शन ना दे, वो बस ऐसी किसी भी चीज़ को आते जाते को मतलब तोड़ रहा है. क्या वो कोई भी चीज़, मतलब कोई भी लड़ाई हो, किसी ह्यूमन के अगेंस्ट जीत सकता है? नहीं, क्योंकि ह्यूमन के पास एक प्लानिंग होती है, एक लाइक ऑर्डर होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है कि इस तरीके से काम करेंगे तो हम बड़ी सी बड़ी चीज़ का हैंडल कर सकते हैं. एक नॉर्मल इंसान में और एक बुल में, ऑब्वियसली एक बुल बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, पता भी नहीं चलेगा कब उछाल के फेंक देगा. लेकिन एक ह्यूमन, एक 5.5 या 6 फुट का ह्यूमन एक इतने बड़े क्रिएचर लाइक एन एलिफेंट को कंट्रोल कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक एंड नॉलेज. यहाँ पे सेम केस था. मिडिल क्लास बहुत बड़ी थी, उनके पास ह्यूज मतलब एक
ग्रुप था वो लोग, बहुत बड़े ग्रुप थे वो लोग, लेकिन उनके पास एक सिस्टम नहीं था कि इस सिस्टम में हमें वर्क करना है, इस सिस्टमैटिक वे में हमें वर्क करना है। वो नहीं था उनके पास। वो लोग सिर्फ ह्यूज नंबर में थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, चीज़ें तोड़ते थे इधर उधर, वो हो गया ये हो गया, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में करना था वो उनके पास नहीं था। तो इसी के वजह से कोई भी चेंज नहीं आया सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। ये जो बात की गई है, ये लाइन ये लाइन आपकी बोली गई है मिडिल क्लास के बारे में, ठीक है। So, the 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of the society. तो ये लोग कमाते कैसे थे? जो मिडिल क्लास थी, ये लोग ओवरसीज ट्रेड से कमाते थे, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स से कमाते थे, वुलन टेक्सटाइल्स थी, जैसे ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे वुलन टेक्सटाइल्स एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, और एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, या फिर जो रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ये लोग बाय करते थे सिल्क टेक्सटाइल्स और वुलन टेक्सटाइल्स। तो इसके वजह से ये लोग कमाते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स इनके पास क्या थे? लॉयर्स थे, लॉयर्स भी थे यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि एजुकेटेड ना हो। ऑल ऑफ, यहाँ पे लिखा है, ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये भी था, जैसे मैंने आपको बताया, नॉलेज था। ऑलराइट, इन लोगों ने मतलब एक व्यू बनाया अपना कि क्यों ऐसा डिफ्रेंशिएशन, क्यों एक आदमी के पास भी एक दो आँख है, उसके पास भी दो आँख है, प्रोवाइडेड वो फिजिकली हैंडीकैप ना हो, तो दोनों के पास सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, सेम आँखें नाक सब कुछ सेम है। एग्जैक्टली सेम का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नंबर सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, सेम तरीके से वो भी देखता है। सो वाई इज देयर सच अ डिफरेंस? वाई शुड one be given privileges from birth and other should be exploited every single time in his life, that he thinks that his life itself is a curse? ऐसा क्यों? तो इसी को रिवोल्ट करने के लिए मिडिल क्लास ने एक स्टेप लिया, इनोवेशन किया। अब rather a person's social position must depend on his merit. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and John Jacques Rousseau in his two treatises of government. अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर कंपेटिटिव एग्जाम वाइज थोड़ा सा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट होते जाता है, बिकॉज दीज आइडियाज envisaging a social based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and John Jacques Rousseau. These are two big names. ये उस टाइम के फिलोसफर्स थे, मतलब सोच विचार करने वाले थे फिलोसफर्स। ये लोग समझाते थे कि ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल, एक यूटोपियन सोसाइटी, जो एक क्रिएशन था यूटोपियन सोसाइटी। एक वर्ड आएगा 10th में कि यूटोपियन मतलब होता है सोसाइटी टू आइडियल टू बी ट्रू, ठीक है। तो एक आइडियल सोसाइटी कैसे बनाया जाए, ये फिलोसफर्स का काम था। जॉन लॉक एंड जॉन जैक्स रॉसियो थी, ये दोनों थे। इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए, एसएससी, रेलवेज, एफकैट, कोई भी बड़ा से बड़े एग्ज़ाम दे लीजिए आप, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा तो बहुत चांसेस है, अप्रॉक्सीमेटली मैं कहता हूँ 85, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग, 85% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा आपके पास इन बुक्स में से। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, स्पिरिट ऑफ द लॉज, जो कि आई थिंक पॉसिबली रशियन रेवोल्यूशन में ही है, लेकिन ये बुक्स का नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, इसको ज़रूर मार्क करके रखें। सो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute rights. ये इम्पॉर्टेंट है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? refute to sought to refute the doctrine of the divine and absolute right. All right.
ऑफ द मोनार्क। अब इसी में है स्पिरिट ऑफ द लॉज भी, जैसे मैंने आपको बताया स्पिरिट ऑफ द लॉज भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। रोसियो, जीन जैक्स रोसियो carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives. Alright, इन्होंने बुक का नेम नहीं बताया है यहाँ पे। ये सोशल, रोसियो ने क्या बोला, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है। रोसियो ने बोला एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जॉन लॉक ने बोला टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क होना चाहिए। नाउ द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसोफर थे। स्पिरिट ऑफ द लॉज में उन्होंने क्या बोला कि एक डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीएससी में आई थिंक 2019 हरियाणा में आया था, 2019 या 18 में यही क्वेश्चंस आते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये जो मॉडल था ये यूएसए में 13 कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने यूज़ किया था, और इसी के बेसिस पे गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। इसी के बेसिस पे स्पिरिट ऑफ द लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने बोला जो डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के बिटवीन, दैट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यही था मेन जो कॉलोनीज जब इंडिपेंडेंट हुई तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी के बेसिस पे बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उन्होंने क्या किया, अपने सिटीजन्स को इंडिविजुअल राइट्स दिए। ऑलराइट, नाउ the ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. अब क्या था वो अभी आपको हम बाद में बताऊंगा, मैं अब क्या बताने वाला था। द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर इंटेंसिवली डिस्कस इन सैलॉन्स। अब मान लीजिए कि कुछ हुआ है, देश में कुछ भी होता है, तो ज़्यादातर बातचीत जो रेडियो से पता नहीं चलती वो आपको नीम के पेड़ के नीचे बार्बर के पास ज़रूर पता चल जाएगी, या फिर किसी कॉफ़ी शॉप में पता चल जाएगी। अभी के कॉफ़ी शॉप्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो ठेले काइंड ऑफ होते हैं उन पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ एकदम ब्रांड न्यू, न्यूज़पेपर आया नहीं उससे पहले आपको न्यूज़ पता चल जाएगी वहाँ पे। वाई? बिकॉज discussion is one of the most effective and one of the most prominent ways to spread knowledge and spread ideas about a particular view। इसलिए आप एनडीए में जाते हैं तो आपको कोई रीडिंग करने नहीं बोलता, वहाँ पे पीपीएनडीटी होता है, पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट ये होता है, और मतलब डिस्कशन टेस्ट होता है आपका कि आप डिस्कस करते हैं तो आप क्या डिस्कस करते हैं, क्या आप पॉइंट्स रखते हैं। बिकॉज डिस्कशन से आपके अंदर की चीज़ें पता चलती हैं। ये एक एनडीए का एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग का ही फर्स्ट डे है। स्क्रीनिंग में फर्स्ट डे में आप रह जाते हैं तो बाकी के 4 दिन आपको रहने को मिलेगा, नहीं तो आपको पहले दिन में निकाल दिया जाएगा। दिस मस्ट बी इन नॉलेज ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए जस्ट लाइक मी। नाउ the ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses। डिस्कशन मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सैलॉन्स और कॉफ़ी हाउसेस में उस टाइम पे होता ही था। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये एक जो एजुकेटेड थे वहाँ के टाइम पे उनके लिए ही बेसिकली है। नाउ दीज वर फ्रीक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ के ज़्यादातर लोग लिटरेट नहीं थे, नोबिलिटी, क्लर्जी और जो मिडिल क्लास थे वही लिटरेट थे। 90% पीजेंट्स थे तो 90% पीजेंट्स ऑब्वियसली सारे ही लिटरेट तो नहीं होंगे। तो जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे वो समझ तो सकते थे, नॉर्मल मदर टंग तो किसी को भी समझ में आती है, चाहे उसको पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। सो वहाँ पे जोर तरीके से वहाँ पे पढ़ा जाता था ताकि सबको समझ में आए, सबको पता चले व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अ कंट्री। कंट्री बोलना गलत होगा, उस टाइम पे नेशन स्टेट बना नहीं था फ्रांस, इट वॉज स्टिल अ मोनार्की। तो बाद में जाके फ्रांस बनता है, लेकिन अभी के लिए मैं उसको बोलूँगा कंट्री। सो डोंट कमेंट लाइक कि उस समय नेशन स्टेट बना नहीं था। आई एम पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं।
So the news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. यहाँ से शुरू होता है हमारा ओरिजिनली द फ्रेंच डॉट रेवोल्यूशन। यहाँ से कि जैसे ही टैक्सेस इम्पोज हुए वैसे ही प्रोटेस्ट और गुस्सा बढ़ा अगेंस्ट द प्रिविलेजेस कि फर्स्ट और सेकंड को क्यों नहीं, सिर्फ थर्ड को क्यों। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, ये सेकंड पार्ट है। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section। पहले हमें बता दिया गया कि किस लिए उसने टैक्सेस इंक्रीज किया। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। अब ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, मतलब उन्होंने ये कैसे किया होगा। ऑलराइट, in France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब थोड़ी बहुत इज्जत नॉर्मल वहाँ के मोनार्क को दी जाती थी, वो ठीक है, लेकिन सारे डिसीजंस मोनार्क नहीं ले सकता था अकेले। उसको एक मीटिंग बिठानी पड़ती थी जिसको कहते थे मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। जब तक वो इसके मीटिंग को बुला के बात करके नहीं करता था तब तक वो लॉ पास या फिर कोई भी टैक्स पास नहीं कर सकता। सो उसने एक एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्टेट जनरल क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडी थी to which the three estates sent their representative। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टेट क्या था, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड वो पीजेंट्स वाला केस। सो उन तीनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, हमारे एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं जिसको हम वोट देते हैं, वैसे ही वहाँ के वोटिंग सिस्टम तो नहीं था लेकिन जो वहाँ के प्रोमिनेंट लोग थे वो जाते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे जाते थे। इलेक्शन तो नहीं होता था वो, लेकिन वहाँ पे जाके उन कुछ लोगों के बिहाफ पे कुछ लोग जाके अपने व्यूज रखते थे। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। The last time it was done was in 1614। मतलब 1614 1614 के बाद डायरेक्टली 5 मई 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने टाइम के बाद, अप्रोक्सीमेटली 175 ईयर्स के बाद, 175 ईयर्स के बाद स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई किसने, लुइस 16 में। ये डेट आप याद रखें, दिस डेट इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। 1614 में लास्ट टाइम द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल वाज कॉल्ड, and the next time 5th May 1789 Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate। The first and second estates sent 300 representatives each। पहले दो estates से 300 representatives आते थे, and who were seated in rows facing each other on two sides। मतलब मान लीजिए कि अगर ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और ये एक हॉल है बड़ा सा। ऑलराइट, सो इनके एक साइड बैठते थे फर्स्ट स्टेट, यहाँ पे इस साइड फेस करके। ऑलराइट, एंड एक साइड बैठते थे ये लोग फेसिंग द अदर साइड, सेकेंड स्टेट या फर्स्ट स्टेट, जो भी स्टेट था। बट अब आप सोच रहे होंगे थर्ड स्टेट कहाँ गया भाई, थर्ड स्टेट को भी होता, बताता हूँ, वेट। थर्ड स्टेट के मेंबर्स हैड टू स्टैंड एट द बैक, दे वर नॉट अलाउड टू
यहाँ पे खड़े रहते थे वो लोग। ऑलराइट, मतलब असेंबली में भी उनको बैठने की जगह नहीं दी जाती थी। अब मान लीजिए आप कहीं गए और सब बैठ गए और आप बैठने वाले हैं, आपको बोला गया कि नहीं आप नहीं बैठ सकते, यू आर नॉट ऑफ आर लेवल, तो पहले बार तो गुस्सा आएगा। और अगर वो लोग आपसे पावरफुल है और चुपचाप मार के शांत करवा दिया, सो यू विल गेट हैबिचुअल टू इट। वैसे ही ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे इनको आदत पड़ गई थी अब। ऑलराइट, सो द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। जो हमारा मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास इसमें नहीं था एक्चुअली, जो प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे, पीजेंट्स आर्टिसंस, इन लोग को अलाउड नहीं था। पीजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। लेकिन इनकी भी बातें सुननी पड़ेगी, मतलब कहना तो पड़ेगा ना, हाँ सुनी। सो व्हाट दे डिड, 40,000 लेटर्स में ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ खड़े होते थे आके चुपचाप, ये वाले जो पीछे थर्ड स्टेट के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते थे, इनके पास 40,000 लेटर्स के फॉर्म में जो पीजेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेन्स थी, ये लोग अपने व्यूज़ देते थे ताकि ये मतलब जो उनके विशेस थी वो लोग दे सके। Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. हर एस्टेट के पास एक वोट होता था। तो जैसे एक वोट हो गया फर्स्ट स्टेट के पास, एक हो गया सेकंड स्टेट के पास, एक हो गया थर्ड स्टेट के पास। पर ये लोग हैं 300, ये 300 है, ये भी 300 है, लेकिन ये 600 है। और इनको भी दे वर ऑल्सो गिवन वन वोट। मतलब ये 300 और ये 600 में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट ये 300 अगर अलाउड होता तो इनको तो दो वोट दे देते, इनको एक ही देते। सो दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote। अच्छा मान लीजिए ये लोग हैं 300, ये लोग हैं 300, इनको टैक्स तो देना नहीं है, ये लोग ने वोट कर दिया फॉर द टैक्सेस। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 वोट्स, इनका 1 वोट, ये लोग जीत गए। बट द थिंग इज, अब ये लोग अगर इंडिविजुअली करें तो ये 300 वोट्स, ये 300 वोट्स और ये 600 वोट्स इक्वलाइज हो गया, तो ना ही बिल पास होगा और ना ही बिल कैंसिल होगा, बिल रुक जाएगा अपनी ही जगह पे। सो यही चाहते थे थर्ड एस्टेट के लोग कि हर इंडिविजुअल को वोट देने का, मतलब ऐसा हो, ऐसा प्रैक्टिस की जाए कि हर इंडिविजुअल एक एक वोट दे। नहीं तो क्लर्जी और नोबिलिटी को तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो टैक्स पर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, ये लोग देंगे कैसे। तो ये इनकी डिमांड थी कि हर आदमी को अपना वोट दिया जाए। दिस वॉज वन ऑफ द democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। When the king rejected this proposal, ये social contract ये भी एक important है कि every person must have one vote। Alright, रोसियो ने ये बुक लिखी थी। When the king rejected his proposals, members of the third estate walked out of the assembly in protest। अब the representative of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। On 20th June, they assembled in the hall of an Indo-Tennis। ये एक important है। The representative of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation। On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till
they had drafted a constitution for France that would limit the powers of monarch. मतलब वहां से ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए निकल गए. देन ऑन 20th June दे असेंबलीड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स. एक टेनिस कोर्ट पे 20th जून के दिन, जैसे 5th मई को इन्होंने मीटिंग बुलाई, 5th मई निकल गया, जून 20 को ये लोग आए एक कोर्ट, टेनिस कोर्ट में, और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे until we have drafted a constitution of France that's going to limit the powers of monarch. They were led by Murabio and Abbé Sieyès. These are two important names. ये भी आपको याद रखना चाहिए कि Murabio and Abbé Sieyès ये दो लोगों ने मतलब ये लीड किया था. Murabio was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privileges. अब मानते हैं कि कीचड़ में एक कमल खिलता ही है. मिराबियो वही कमल था हमारा. मिराबियो बॉर्न तो हुआ नोबल फैमिली में, बट ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ a सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज. मतलब उसको अपनी सोसाइटी पसंद नहीं थी. अब जैसे हमारे भगत सिंह सर है, तो भगत सिंह जी ने थे अमीर, उनको कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन सोचा कि नहीं, मुझे अपना देश आज़ाद चाहिए. एक अलग देश की इमेजरी जो उन्होंने बनाई, उसके वजह से अपने वो पता नहीं कितने करोड़ों एकड़ की लैंड अपने पेरेंट्स को छोड़ के ऐसे निकल पड़े कि देश को उनको आज़ाद करना था. वैसे ही मिराबियो भी एक नोबल फैमिली का था, बट उसे भी एक ऐसा जगह, ऐसा एक अपना देश चाहिए था वेयर देर आर नो फ्यूडल प्रिविलेजेस. बाय बर्थ किसी को मतलब अलग तरीके से ना देखा जाए. ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सेल्स. ये एक पिक्चर है मुराबियो की, द टेनिस कोर्ट ओथ, इस पिक्चर का नेम है. एंड इस पेंटिंग को बनाया है जैक्स लुइस डेविड. कभी कभी NTSC में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, पेंटिंग्स किसने बनाई है, कब बनी थी, किसके लिए बनी थी, कहाँ बनी थी, क्यों बनी थी. सो ये आपको याद रखेंगे, एटलीस्ट ये आपको नेम फेमिलियर हो कि हु वाज जैक्स लुइस डेविड. सो अबे सैयद ओरिजिनली अ प्रीस्ट, मतलब कोई भी छोटे खानदान का नहीं है, खानदान ही बोलूँगा. प्रीस्ट मतलब चर्च में था. नोबिलिटी एंड क्लर्जी मतलब फर्स्ट एंड सेकंड में ही आ रहे हैं ये लोग, थर्ड के नहीं थे. अबे सैयद भी सेकंड या फर्स्ट में ही आएगा. रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये आप ज़रूर याद रखें. हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट, या फिर अबे सैयद ने पैम्पलेट लिखा था, उसका नेम क्या है, या फिर व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, ये किसने लिखा था. ये तीन चीज़ें थी. एक और चार चीज़ ये भी हो सकती है, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट ये है क्या, दैट इज़ एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट. किसके कहाँ पे लिखा गया था, क्यों, मतलब ये तो नहीं आएगा, लेकिन किसने लिखा था, क्या है, और इसका नेम क्या है, ये आपको याद होना चाहिए. While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. मतलब सब यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. अब मान लीजिए कि कहीं का किसी चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, ऑलराइट, कि जैसे मैंने आपको बताया सब्सिस्टेंस क्राइसिस में ब्रेड का प्राइस बढ़ जाता था, तो ब्रेड का प्राइस बढ़ गया है. अब आपको मैंने अभी बताया कि रेयरिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी. अब मार्केट में अगर जैसे ये बेकर्स है हमारे, अगर ये स्टॉक को रोक दे, ठीक है, स्टॉक को स्टॉप कर दे, तो रेयरिटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. रेयरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अब आदमी, नॉर्मल इंसान तो खा नहीं सकता, और उसके बाद इसको रिलीज़ करे तो उनको प्रॉफिट तो बहुत हुआ. 5 रुपीज़ की चीज़ अगर 500 में मिले तो प्रॉफिट बहुत है. तो ये क्या करते थे बेकर्स, यही सेम टेक्निक यूज़ करते थे. वो लोग क्या करते थे कि पहले स्टॉक आया, स्टॉक को रोक लिया, इसके वजह से जो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बहुत बढ़ गई, और उसके बाद
उन्होंने छोड़ दिया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन, मेकिंग यूज ऑफ द सिचुएशन, मेकिंग यूज ऑफ द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल। यही इन लोगों ने, बेकर्स ने उस टाइम पे किया। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। अब उस समय भी सारी महिलाएं, हमारी माताएं ही काम करती थी, तो गुस्सा आने पर तो सब माँ काली बन ही जाती है। तो वैसे ही गुस्सा आ गया कि इतनी देर से खड़े हुए हैं, ब्रेड मिल नहीं रहा है, हमारे उनके बच्चे थे, बच्चे भूखे थे, तो खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। ब्रेड्स थी, ब्रेड्स के प्राइस बढ़ा दिए, स्टॉक ख़त्म कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, शॉप्स के अंदर मतलब लूटने लग गई, घुस गई सीधा कि अब नहीं रुकेंगी। At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. 14 जुलाई के दिन जो क्राउड था उसने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आ गया हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर पे। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor क्या है, an estate consisting of the lord's lands and his mansion, ठीक है। तो ये एक मार्क कर लेना चाहिए आपको। had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। अब कंट्री साइड में रूमर्स क्या हो गए कि लॉर्ड्स, यहाँ मैनर के जो लॉर्ड्स हैं, मतलब एक एस्टेट जहाँ पे लॉर्ड्स के ज़मीनें होती थी और उनके बड़े बड़े घर होते थे। तो लॉर्ड्स वो लोग क्या कर रहे हैं, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, मतलब कुछ लोगों को हायर किया है, who were on their way to destroy the ripe crops, मतलब उगी हुई जो उनकी सारी फसलें थी उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया हुआ है, ठीक है। तो अब पीजेंट्स पूरे डर गए कि अब हमारी क्रॉप्स को ये लोग तोड़ने, मतलब ख़राब करने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, सारे होज एंड पिचफोक्स लेके, होज एंड पिचफोक ये जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जस्ट लाइक मी, तो होज एंड पिचफोक्स होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसा सा होता है पिचफोर्क। टॉम एंड जेरी जिसने देखा होगा, तो टॉम के पीछे ज़्यादातर जेरी यही घुसाता है ना, ऐसा कुछ होता है जो टॉम बार बार ऐसे निकालता है। इट्स काइंड ऑफ अ फोर्क, बड़ा सा फोर्क होता है, यूज्ड इन फार्म्स। तो यही पिचफोर्क्स और ये सब लेके उन्होंने शतोक्स को अटैक कर दिया। अब शतोक्स क्या होता है, कैसल और स्टेटली रेसिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबलमैन, मतलब घर काइंड ऑफ, अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो बड़े घर, उस टाइम के बड़े घरों को, कैसल जैसे बड़े दिखने वाले बड़े घरों को शैतो कहते थे। They looted hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. Faced with the power, तो पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया, जो वहाँ पे रखे हुए थे, जो रोके हुए थे ग्रेन्स को, उनको रोक मतलब निकाल लिया, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें उनके ड्यूज बचे हुए थे जितने भी थे, उन सब को जला दिया। तो अब पता नहीं किसका कितना लोन बचा था। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे नोबल्स अपने घर से भाग गए। एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के घर थे, जैसे ये फ्रांस है हमारा, तो ये नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड, ये यहाँ भी एक कंट्री है, स्पेन, मेरे स्पेन भी है। तो यहाँ पे ये लोग दूसरी दूसरी जगह पे भाग गए। Faced with power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly. तो नेशनल असेंबली वालों ने फाइनली ऊट पहाड़ के नीचे ले ही आए। लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, रिकॉग्निशन दे दिया नेशनल असेंबली को, और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें उसकी पावर्स को चेक करा जाएगा, चेक मतलब कंट्रोल, कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो जब चाहे जो भी नहीं कर सकता। तो ये लुइस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया दैट आई वुड go by the constitution and my powers would be checked by the constitution. On the night of 4th August 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. 4th August 1789, assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges.
tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. मतलब एक ही बार में बहुत बदलाव हो गया. बहुत से मतलब मेरा मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम टैक्सेस हटा दिए, टिचर्स हटा दिया, चर्च से लैंड ले ली, सब कुछ एक ही बार में कर दिया. मतलब सारी भड़ास बोलते हैं ना, एक बार में निकाल. वही काम किया लोगों ने. टिचर्स वर abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ गया? अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन लिवर से. मतलब इन लोग के पास इतना दिमाग नहीं था कि अगर सब पैसा देते तो फ्रांस का लोन बहुत पहले ही चुका होता. लेकिन नहीं भाई, हम कैसे लोन दे दें. अब फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब मैं आपको बता दूं कि दैट ओनली मोटिव ऑफ द फ्रेंच पीपल वाज टू मेक फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट नो वन हैड एंटिसिपेटेड दैट फ्रांस वुड वन डे बिकम a not a constitutional monarchy but a democratic country itself. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी वो लोग खुश थे, लेकिन उनको पता चला कि किंग पीछे पीछे कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है. सो व्हाट दे डिड इज दे मेड फ्रांस अ डेमोक्रेटिक कंट्री. अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक ही आए हैं, उसके आगे भी बात करेंगे. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Okay, its main objective was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary. ये जो चीज़ थी, ये आप बताइए ये कहाँ आया था? The legislature, executive and judiciary, ये हमारा आया था द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक में. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो बुक थी, उसमें बोला गया था कि ये डिवीज़न हो जो कि यूएस ने अपने ही कंट्रीज़ में लेके आए थे. ये रहा द स्पिरिट ऑफ द लॉज. मॉन्टेस्क्यू ने जो लिखा था, बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, तो यही आप मेमोराइज करते रहिए साथ साथ, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार रिवाइज करने के बाद आई होप दैट ये आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब फिगर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्कड. अब ये जो फिगर 7 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. ये आपको बताएगा कि कैसे कौन किसको कंट्रोल करता था, कौन कैसे कंट्रोल होता था. तो ये जज है, जुडिशरी, सारे लॉज ये हेड करेगा, जो अभी जज हमारा होता ही है जैसे. अब जो एक्टिव सिटीजन्स थे, सिर्फ वही इन सब का वोटिंग कर सकते थे. इसको वोट, सबको वोट एक्टिव सिटीजन देंगे. अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. 28 मिलियन में सिर्फ 4 मिलियन लोग ही थे जो वोट करने लायक थे. और पैसिव सिटीजन्स वो थे 3 मिलियन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. 3 मिलियन मैन थे और वुमेन थी या चिल्ड्रन थी, और जो यूथ था बिलो 25. मतलब 3 मिलियन मर्द, सारी औरतें और चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, इनको वोट करने का अधिकार नहीं था. दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. चलिए, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स कौन होते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. 4 मिलियन जो ये लोग थे, ये इलेक्ट करते थे जज को भी और इलेक्टर्स को भी. ये इलेक्टर्स 50,000 मैन थे. ये इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली को, जो थे 745 मेंबर्स. वो 45 मेंबर्स मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे और किंग को कंट्रोल करते थे, और सिर्फ किंग के पास थी वीटो पावर, मतलब द सुप्रीम पावर. The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता था, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था मिनिस्टर्स को भी. मान लीजिए ये एमपी हो गए, ये एमपी है, ये एमएलए है और ये हम लोग हैं. हमने इनको इलेक्ट किया, ये लोग को इलेक्ट कर लेंगे. मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है. मुझे ज़्यादा पॉलिटिक्स अच्छे से इतनी याद नहीं है. हाँ, तो दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली. नॉट ऑल सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट. Only men above 25 years of age
who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizens. अब citizens क्या थे? वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. अब citizens ने इलेक्टर्स को वोट किया, इलेक्टर्स ने असेंबली को चूज़ किया, असेंबली ने फिर मतलब सारे सिटीजन्स जो थे उनको अलाउड नहीं था वोट करने का. सिर्फ 25 साल से जो बड़े लोग थे वो पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज. मतलब एक लेबरर की वेज है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल लेबरर की एक दिन की वेज है 10 रुपीज़, राइट. सो जो 30 रुपीज़ देगा एज अ टैक्स सिर्फ वही पे कर सकता है. ऑलराइट, वही हो सकता है एक्टिव सिटीजन. ही कैन ओनली वोट. तो यहाँ पे भी अभी कम्प्लीटली वो फ्रीडम नहीं आया है. ऑलराइट, जो फ्रीडम वो लोग मांगते थे. were given the status of active citizens, that is they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. बाकी सारे men को और जितनी भी वुमेन थी सबको पैसिव सिटीजन्स बनाया, मतलब कोई भी वोट नहीं कर सकता था. To qualify as an elector and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा टैक्स पे करेगा तब जाके वो किस में आ सकता है? इलेक्टर एंड मेंबर ऑफ द असेंबली. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. अब मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. व्हाट वाज दिस? This listed all the rights which were given to a man, basic essential rights which were given to any citizen. That were rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable laws. Inalienable rights. तो natural and inalienable राइट्स का मतलब क्या है कि इनको कोई चेंज नहीं कर सकता. ऑलराइट, ये अनचेंजेबल है, ये तो बेसिक है ही, ये तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे. दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे. इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स. ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन है, ये पूरा हम लोग पढ़ते हैं. मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स. ये इसका फर्स्ट है. द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन. दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन. The source of all sovereign resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Actions that are injurious to society. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representatives. All citizens are equal before it. No man may be accused, arrested, or detained except in cases determined by the law. Every citizen may speak, write, and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. Since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. मतलब सब मिला जुला के राइट्स थे. ये राइट्स गिवन है बहुत सारे कि लॉ सबको इक्वल है, लिबर्टी सबको इक्वल मिलेगी, सबको इक्वल प्रॉपर्टी देने का होगा. तो अब हम लोग ये कुछ सिंबल्स हैं, इनके बारे में भी बात करते हैं. ये सिंबल्स उनके लिए यूज़ हुआ करते थे जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे. 1 मिनट रुक जाओ, ये हो जाएगा मेरा. कितने पढ़ाएगा, किसको पढ़ा रहा है इतना? रुको ना, मैं खुद पढ़ रहा हूँ एक्चुअली. आँख देखो लाल हो गया है.
3 घंटा से कंटिन्यू बोल रहा तुम। हाँ कोई नहीं, स्टार्ट करो।